हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग 2024 की कंप्लीट प्रोसीड्योर के बारे में। ठीक है, कंप्लीट आपका प्रोसीड्योर आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर अच्छा लगे तो, और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के अंदर ऐसा ही वीडियोस मिलता रहता है। अब हम बात करेंगे NIT प्लस सिस्टम और जो IITs के ऊपर जो ऑल इंडिया में जो नेशनल लेवल का जो काउंसलिंग है उसको हम बोलते हैं जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में आपको हर एक पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलेगा, NITs, IITs, IIEST, IIIT और GFTIs। ठीक है, IIIT मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ज़्यादातर टेक जो ब्रांचेस है IIITs के अंदर आपको देखने को मिलता है। NITs के अंदर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इसके अंदर कोर ब्रांचेस भी रहेगा, लोअर ब्रांचेस भी रहेगा, टेक ब्रांचेस भी रहेगा। और IIEST एक स्पेशल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे जो पहले GIFTs के लेवल पे था, लेकिन अभी GFTIs के लेवल पे था, लेकिन अभी वो NIT प्लस सिस्टम के अंदर मतलब NIT लेवल पे आ गया है। इसका पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा। फुल फॉर्म ऑफ IIEST इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इस कॉलेज के अंदर मैं भी पढ़ता हूँ BTech में। ठीक है, अभी आप देखो ध्यान से, ये जो बोर्ड है ये JAB 2024 जॉइंट एडमिशन बोर्ड, यहाँ पे आप ये एक्चुअली JEE एडवांस को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि JEE एपिक्स बोर्ड जो है वो JEE मेन भी कंडक्ट करता है, और CBSE जो है वो जो पॉलिसीज है, जो भी नॉर्म्स है NITs के लिए, IIEST के लिए, IIITs के लिए, मतलब NIT और GFTIs के लिए, मतलब NIT प्लस सिस्टम के लिए सब कुछ यहाँ पे वो लोग देखते हैं, नॉर्म्स वगैरह जो भी बनाते हैं। ठीक है, CSAP। और अगर आप CSAP के बारे में देखोगे, ये एक स्पेशल काउंसलिंग भी करते हैं। जो भी वैकेंट सीट्स रहता है, वैकेंट सीट्स और जो CSAP सुपर न्यूमरी और CSAP NUET काउंसलिंग वगैरह, CSAP ये जो काउंसलिंग बोर्ड है ये करते हैं। जोसा काउंसलिंग क्या करते हैं, हर एक IIT और NIT प्लस सिस्टम के लिए फर्स्ट जो प्राइमरी काउंसलिंग है, मतलब जो मेन काउंसलिंग है उसको करते हैं। ठीक है, और जो जोसा है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव है JAB और CSAP 2024 का। मतलब आपको हर एक जगह पे ये जोसा काउंसलिंग ही देखने को मिलेगा। काउंसलिंग मतलब जोसा काउंसलिंग। ठीक है, ऑलवेज चेक। अब इसके बारे में हम बाद में आएंगे, पहली बात ये कर लें कि किस पोर्टल पे आपको हमेशा विजिट करते रहना है। जोसा https://josa.nic.in/ इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आपको हमेशा विजिट करना है, क्योंकि जोसा काउंसलिंग जो है इस पोर्टल के थ्रू आपको हर एक इंफॉर्मेशन भेज देंगे, और जो भी आपका काउंसलिंग रहेगा, जो भी आपका डिटेल वगैरह रहेगा, जो भी लॉगिन वगैरह होगा, जो भी क्रेडेंशियल्स आपको भर के लॉगिन करके चॉइस फिलिंग वगैरह आने वाले दिनों में करना है, जो भी करना है, जो भी कॉलेज मिलेगा उसको आपको अगर देखना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना है, कोई भी पेमेंट के बाद कोई भी जो रीजनरेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है, ऑटो जेनरेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड करना है, सब कुछ आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर ही करना पड़ेगा। जोसा इस जो पोर्टल के आपको अंदर जो दिख रहा है, इस पोर्टल के अंदर ही सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी होगा इस पोर्टल के अंदर होगा। अभी हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, इस कॉलेज के अंदर पहुंचने के लिए क्या रहना पड़ेगा। आपका जो भी रिजल्ट है, जो भी रैंक कार्ड वगैरह आप ले लिए हो, JEE एडवांस का रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है, उसका भी अपडेट आपको मिल चुका है। तो अभी ये जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा, मतलब आप इतना तो जानते ही हो, सिंपल सा नॉलेज है कि JEE एडवांस अगर आप क्लियर किए हो तो आप IITs के लिए एडमिशन ले सकते हो, साथ ही साथ NIT प्लस सिस्टम के लिए एडमिशन ले सकते हो। मतलब अगर आप JEE एडवांस दिए हो तो आप IITs के लिए एडमिशन ले सकते हो, साथ ही साथ आप NIT प्लस सिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका JEE मेन तो ऑलरेडी क्लियर हुआ है। JEE मेन क्लियर हुआ है इसलिए तो आप JEE एडवांस दिए हो, इसलिए तो आप JEE एडवांस में अच्छा रैंक किए हो, या कोई भी रैंक किए हो।
तो मतलब अगर आपको जेई एडवांस क्लियर है, आप उसका आपको मतलब रैंक है जेई एडवांस में, आपका एक पर्टिकुलर वैलिड रैंक है, तो आप आईआईटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए एडमिशन में अप्लाई कर सकते हो थ्रू जोसा काउंसलिंग। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी ये करना है, अगर आप जेई मेन में सिर्फ मान लो जो बीटेक का पेपर है, जो अगर आप सिर्फ जेई मेन का बीटेक का पेपर दिए हो, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए एडमिशन ले सकते हो। देखो मैं प्रीवियस पेज में आपको दिखाया कि एक्चुअली जो आपको मैं प्रीवियस पेज में दिखाया था कि यहाँ पे देखिए एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए आपका एनआईटी प्लस एनआईटीज जो है आईआईटी आईआईएसटी है, ट्रिपल आईटी है और जीएफटीआईज है। इसका मतलब अगर आप एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अगर आप जेई मेन क्लियर कर चुके हो और आपको एक वैलिड रैंक है और उस रैंक पे आपको कुछ मिल रहा है, तो आप एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए एडमिशन ले सकते हो। जेई मेन 2024 बी आर्क या बी प्लान का जो पेपर अगर आप दिए हो, ये पेपर 2 नाम से जाना जाता है, अगर आप ये भी दिए हो तो आप डेफिनेटली जीएफटीआई में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और साथ ही साथ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और साथ ही साथ आईआईटीज के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो कि अगर आप एएटी जो एक एएटी एग्जामिनेशन होगा उसमें अगर आप ठीक ठाक रैंक करोगे तो आर्किटेक्चरल के लिए अलग से अगर आप वो वाला पेपर भी दोगे वो आईआईटीज में होगा। तो आप अगर दिए हो या दे चुके हो, आई थिंक अभी तक तो होना चाहिए, तो अगर आप वो भी दे चुके हो तो आप आर्किटेक्चरल प्रोग्राम जो भी है एनआईटी और आईआईटीज के अंदर उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो थ्रू जोसा काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये गारंटी नहीं दिया जाता है, ये जोसा काउंसलिंग के थ्रू अगर आप एडमिशन या रजिस्ट्रेशन शुरू करके आपको चॉइस फिलिंग करते हो, इसका मतलब गारंटी नहीं है कि आपको कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इससे आप अप्लाई कर सकते हो और ऐसा बोल सकते हो कि आपके कॉलेज आपके रैंक के हिसाब से आप अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली एक कॉलेज मिलने का पूरा चांसेस होगा। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। तो देखो स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको ब्रीफ करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, देखो जो जोसा में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसमें से एक है कि आप 75% क्राइटेरिया जो है वो आप फुलफिल कर रहे हो क्लास 12th में या कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में। अगर आप 75% ले आए हो ओवरऑल, तो ही आप इस पर्टिकुलर जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ आपको डेफिनेटली आईआईटीज के लिए तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, एडवांस वो वगैरह आप वो सब आपको पता है ऑलरेडी कि अगर आप मान लो क्वालिफाई किए हो आईआईटीज जे एडवांस और तब आप आईआईटीज के लिए एडमिशन लेने के लिए चाह रहे हो तो वो दिक्कत कोई उसमें नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको जो इम्पोर्टेंट है एडिशनल जो एक क्राइटेरिया है वो क्या है, जो क्लास 12th जो एग्जामिनेशन है इक्विवेलेंट एग्जाम, उसके अंदर भी आपको 75% लेके आना होगा। देखो क्राइटेरिया ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको शो कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। कैटेगरी जो भी है, कैटेगरी टैग्स बोलते हैं इसको, कैटेगरी टैग्स में से क्या क्या है देखो, ओपन कैटेगरी है और कैटेगरी टैग्स फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स यहाँ पे है। जनरल ओपन जो है, ओपन के लिए क्या है देखो, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी, जनरल पीडब्ल्यूडी, ये सब ओपन का है। जनरल ईडब्ल्यूएस का कुछ टैग है, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, मतलब एक ही साथ वो फिजिकली मीन्स डिसेबल है और इसके साथ ही साथ वो ईडब्ल्यूएस का भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी आता है, इसलिए वो उसके लिए एक अलग से एक्सक्लूसिव टैग है, वो है जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी। ये सब आपको ऑलरेडी पता है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको टैग दिख रहा होगा, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, इसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भेज दिया था, ठीक है, थ्रू वीडियो। तो ये क्या है, बेसिकली आप जब जोसा में एंटर करना चाहते हो, फर्स्ट स्टेप में आपका होता है रजिस्ट्रेशन। क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जब होता है, रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको कुछ नहीं करना है,
रजिस्ट्रेशन जोसा के अंदर बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ डिटेल्स ऑलरेडी आपको, जब आप जेई के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो बहुत सारे डिटेल्स भरे थे ना, तो वो वाला डिटेल्स के अंदर कुछ डिटेल्स आपको जोसा के अंदर शो करता है। क्या क्या? फादर्स नेम, मदर्स नेम, पर्सनल डिटेल्स भी शो करेगा, गार्जियन नेम शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम बोर्ड, साथ ही साथ एंड बर्थ कैटेगरी और जो भी है। इसके साथ ही साथ आपको नेशनलिटी, ईयर एंड प्लेस ये भी शो करेगा। क्लास 12th के अंदर जो भी स्टेटस है वो भी शो करेगा, ठीक है, और जेंडर भी शो करेगा। ये सब कुछ आपको शो करेगा, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या चेंज कर सकते हो? ये वाला ब्रैकेट वाला हिस्सा, ये आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब आप नेशनलिटी चेंज कर सकते हो, ईयर एंड प्लेस एज वेल एज स्टेटस ऑफ पासिंग ईयर, क्लास 12th जो पासिंग का जो उसका जो स्टेटस है वो भी आप चेंज कर सकते हो, जेंडर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप इसमें मान लो कोई गलती हो गया था ड्यूरिंग योर फॉर्म फिलअप, तब इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू टू चेंज एनी डेटा। लेकिन एनी डेटा नहीं, कुछ डेटा आप नहीं चेंज कर सकते हो, जैसे गार्जियंस नेम और पर्सनल डिटेल्स के अंदर क्लास 12th का एग्जाम बोर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बहुत लोगों का डाउट होता है कि होम स्टेट और अदर स्टेट क्या है। एक्चुअली ये है क्या? होम स्टेट मतलब है जिस स्टेट से आप क्लास 12 दोगे। दिस इज द सिंपल पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी होम स्टेट है, होम स्टेट इसका मतलब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। होम स्टेट मतलब है क्लास 12 के अंदर आपका बोर्ड कौन सा था। क्या आपका राजस्थान बोर्ड था? आप रहते हो वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन आप राजस्थान बोर्ड से क्लास 12 किए हो, तो तब आपका स्टेट ऑफ मतलब होम स्टेट जो होगा, होम स्टेट होगा तब राजस्थान, नॉट वेस्ट बंगाल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लो आप WB बोर्ड से कुछ नहीं किए हो, आप किए हो राजस्थान बोर्ड से, ठीक है, लेकिन आप रहते हो WB के अंदर, तो WB के अंदर रहते हो, इसका मतलब आपका होम स्टेट WB नहीं है। आपका होम स्टेट क्या है? आपका होम स्टेट राजस्थान बोर्ड है, क्योंकि आप जो क्लास 12 किए हो वो आप राजस्थान बोर्ड से किए हो, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लो। उसके बाद क्या करना पड़ता है? आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर आता है फिलिंग ऑफ चॉइसेस, ठीक है। फिलिंग ऑफ चॉइसेस, आपका फिलिंग ऑफ चॉइस का जो डेट रखा गया है वो 18 जून तक रखा गया है। मतलब आज है 16 तारीख, आज आपका है 14 तारीख। तो 14 तारीख आज जो मैं आप वीडियो इसको बना रहा हूँ, पता नहीं किस दिन दूंगा। तो देखो 14 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब कल आपका मॉक सीट एलोकेशन होने वाला है। उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। पूरा देखते रहना, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, पूरा वीडियो देखना मैंडेटरी है, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया है, फिलिंग ऑफ चॉइसेस के बारे में। फिलिंग ऑफ चॉइस के अंदर क्या है? बेसिकली आपको कुछ चॉइस फिल करना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस फिल मतलब आपका एक लिस्ट रहेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो आप एक लिस्ट बनाओगे इस तरीके से, एक ऐसा लिस्ट बनाओगे जिसके अंदर बहुत सारा कॉलेजेस यहाँ पे और उसके साथ ब्रांचेस आप लिख के रखोगे, ठीक है। 1 2 करके ऐसे लिख के रखोगे, 1 2 3 करके। इसका मतलब आप एक लिस्ट बना रहे हो जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आप एक डिजायर्ड ऑप्शंस चूज करके रख रहे हो। NIT और IITs के अंदर जो भी डिजायर्ड ऑप्शंस है, मान लो आप IIT बॉम्बे में जाना चाहते हो, IIT मद्रास में जाना चाहते हो, और उसके साथ साथ उसका करस्पॉन्डिंग जो ब्रांचेस है उसमें भी आप चूज करके रखे हो। मान लो IIT बॉम्बे का CSE में जाना चाहते हो, IIT मद्रास का CSE के अंदर जाना चाहते हो। तो मान लो आप IIT बॉम्बे में CSE पहले लेना चाहते हो, तब आप क्या करोगे? 1 नंबर पे IIT बॉम्बे का CSE रखोगे। सबसे ज़्यादा आप वही चाहते हो कि IIT बॉम्बे का CSE मिल जाए तो अच्छा होगा। तो आप क्या करोगे? IIT बॉम्बे का जो CSE है वो सबसे ऊपर रखोगे। 1 नंबर पे वही होगा IIT बॉम्बे का CSE, ठीक है। समझने की कोशिश करना, IIT बॉम्बे का CSE। और दूसरे नंबर पे आप रखना चाहते हो कोई और कॉलेज। अब बहुत लोग बोलेगा क्यों दूसरा नंबर? इसलिए अगर आपको IIT बॉम्बे CSE बाई चांस ना मिले, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको नहीं मिले आने वाले दिनों में, फ्यूचर में जब आपका एलोकेशन होने वाला है, तो अगर वो नहीं मिला बाई चांस, तब आपको सेकेंड वाला मिल सकता है,
अगर सेकंड वाला भी नहीं मिलता तो आपको थर्ड वाला मिल सकता है। इस तरीके से इसलिए आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जो रहेगा अकॉर्डिंग टू योर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऊपर रखना, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऊपर रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके नीचे उससे थोड़ा कम जो इम्पोर्टेंट है उसको रखना, मतलब जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, सिंपल फंडा है। अच्छी बात है, आपको चॉइस फिलिंग समझ में आ गया है। तो ये जो चॉइस फिलिंग है, ये पीडीएफ जो आप बना रहे हो आपके रेफरेंस के लिए बना रहे हो। ठीक है, जब चॉइस को आप रखोगे पोर्टल के अंदर, वो एक एडिशन, मतलब आपको ऐड करते जाना है धीरे धीरे, एक प्लस प्लस करके, या एक लेफ्ट साइड में, ऐसे लेफ्ट साइड में पोर्टल के अंदर लेफ्ट साइड में ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस रहेगा, आपको राइट साइड में ऐसे ऐड करते जाना है, ऐसे ऐड करते जाना है। तो ये आपका टोटल वेबसाइट का फंडा हो गया कि किस तरीके से आपको चॉइस को ऐड करना पड़ेगा। ये सब कुछ किस दिनों के अंदर करना है? 18th के अंदर करना है, याद रखना। 18th के अंदर सब कुछ करके रखना है, टिल चॉइस फिलिंग आपको करके रखना है। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस लिस्ट आप अच्छे तरीके से बनाओ। अगर आप सोच रहे हो कि चॉइस लिस्ट में अभी खुद से बनाने में थोड़ा मतलब मुश्किल हो रहा है, रिस्की लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा स्टेप्स है जो मैं लेने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा मेंटर से बात करना चाहता हूँ, तो मेरे से मैं आप बात भी कर सकते हो पेड काउंसलिंग के थ्रू। कैसे? आप 559 रुपीज़ पे सिर्फ और सिर्फ 559 रुपीज़ आपको लगेगा। 559 रुपीज़ में आप ये काउंसलिंग जो है ये मेरे से करवा सकते हो। आपको चॉइस लिस्ट मिलेगा, आपको मेरे से बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है, 1 to 1 आपका मेरे से डिस्कशन होगा। तो ये सब कुछ अगर आप करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, लिंक नहीं नंबर, उस नंबर पे आप मैसेज करना, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा किस तरीके से पेमेंट करना है। सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज़, बहुत सस्ता है आपके लिए। जोसा काउंसलिंग बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेटली ज्वाइन करना अगर आपको अच्छा मतलब चाहते हो कि हाँ मुझे ऐसा एक मेंटरशिप लेना है, तो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक सा अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करने का जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है देख लो। तो एक्चुअली राउंड्स कितना होता है, नंबर ऑफ राउंड्स आपको मैं बता दूं, 6 राउंड्स होता है, जिसके अंदर 5 राउंड्स होता है IITs के लिए, और जो लास्ट जो राउंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, जो 5 राउंड्स होता है उसके अंदर आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो टोटल 5 राउंड्स के लिए, मतलब जोसा काउंसलिंग के लिए, जोसा काउंसलिंग के अंदर 5 राउंड्स होता है, और जो लास्ट राउंड होता है वो CSAP काउंसलिंग के अंदर होता है। इसका मतलब जोसा काउंसलिंग के अंदर आपको एक ही बार, सिर्फ एक ही बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक ही बार मिलेगा ऑप्शन को सिलेक्ट करके चॉइस फिलिंग करने का। फर्दर आपको और जो 5 राउंड्स में कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप जो लिस्ट बनाओगे वो एक ही बार आप बनाओगे फॉर जोसा काउंसलिंग। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको बनाना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको CSAP में चांस मिलता है, लेकिन CSAP के लिए IITs खुला नहीं रहता है, IITs पार्टिसिपेट नहीं करते हैं CSAP के अंदर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम क्या है मैं आगे बोल दिया, NIT IITs ट्रिपल IITs, NIT ट्रिपल IITs, IIST और GFTIs। ठीक है, ये सब जो है ये आपका CSAP के अंदर NIT प्लस सिस्टम के लिए पार्टिसिपेट करेगा। मोस्ट प्रेफर्ड जो लिस्ट आपका होगा मैं आपको बता दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। चॉइस फिलिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन, फ्री ऑफ कॉस्ट है चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा आपको पोर्टल के अंदर, मतलब तभी आपको कोई पेमेंट करना पड़ेगा जब आपको कोई कॉलेज मिलेगा। उसके आगे मतलब उसके पहले कोई पेमेंट नहीं करना है, उससे पहले कोई भी पेमेंट करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ज़रूर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 15th और 17th में आपको एक मॉक सीट एलोकेशन मिलेगा। जो भी आप चॉइस फिलिंग करोगे, मान लो 15 जून का आप चॉइस फिलिंग मतलब 15 जून का जो मॉक सीट एलोकेशन है वो कैसे होगा, 14 जून तक, मतलब आज रात तक जो भी आप चॉइस फिलिंग करोगे उसको जब आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद
15 जून पे आपको के मॉक सीट एलोकेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये एक रफ एलोकेशन होने वाला है। आई रिपीट, ये एक रफ एलोकेशन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या बोलूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ये रफ है, सीरियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रफ है, ठीक है। 17 जून आपका एक फिर से मॉक सीट एलोकेशन, मतलब मॉक सीट एलोकेशन 1 जो होगा वो 15 जून पे, 17 जून पे मॉक सीट एलोकेशन 2। आफ्टर मॉक सीट एलोकेशन यू कैन चेंज द ऑप्शंस, आफ्टर मॉक सीट एलोकेशन। मॉक सीट एलोकेशन जब हो जाएगा आप चेंज कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है। मतलब 15 जून जो है ये आप मॉक सीट एलोकेशन मान लो कुछ आपको नहीं मिला, तो आप एक मौका आपको मिलेगा कि आप थोड़ा सा चेंज करो 16 जून में, 16 तारीख को, और चेंज करके फिर से 17 जून में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और 18 जून तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ जो चॉइस फिलिंग का जो आपको मौका दिया गया है वो आपका 18 जून तक है, टिल 18 जून। तो आपको एक मतलब क्या बोलूँ, मतलब आप थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर सकते हो चॉइस फिलिंग को। मतलब मान लो आप IIT बॉम्बे का CSE पढ़ रहे हो, लेकिन आप देखे नहीं हो कि वो क्या प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू योर रैंक क्या वो मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। अगर नहीं मिला, इसका मतलब आप ऐसे ही भर रहे हो, इसमें कोई मिलने की कोई बात ही नहीं है। 0%, मतलब ऑलमोस्ट 0% चांस है, मतलब नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल चांस है। आपको कैसे मिलेगा IIT बॉम्बे का CS? अगर आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप IIT बॉम्बे का CS 1 नंबर पे रख के भी नहीं मिलेगा। तो ये जो भी गलती है, मतलब जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा वीडियो कोई देखता ही नहीं है, जो स्टूडेंट्स, वो लोग ये सब गलती करते हैं। और इसके लिए ही 1-2 मौका दिया जाता है जोसा के थ्रू कि 15 जून पे थोड़ा सा एलोकेशन दिखा दिया, नहीं देखने को मिला, तो थोड़ा सा खुद का गलती हो सकता है कोई चॉइस लिस्ट के अंदर, ये स्टूडेंट्स समझ पाए, इसलिए जोसा लोग क्या किए हैं, इसको किए हैं, ठीक है। ये जो मॉक सीट एलोकेशन प्रेजेंट किए हैं, इसके थ्रू क्या होगा, थोड़ा सा 16 जून में कुछ मतलब फेर बदल कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स लोग, और फिर वो 17 जून पे फिर से देख सकते हैं क्या मॉक सीट एलोकेशन में कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या फिर से 17 जून के बाद लास्ट चांस जो मिलेगा वहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश किया जाए, ऐसा स्टूडेंट्स के थ्रू किया जा सके, इसलिए वो एक थोड़ा सा मौका दिया गया है, इसलिए ये मॉक सीट एलोकेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये जस्ट एक रफ एलोकेशन है। आफ्टर ऑल दिस मैं आपको बता दूं, मॉक सीट एलोकेशन में बहुत लोगों का मॉक सीट एलोकेशन 2 में भी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ए प्रीवियस ईयर कट ऑफ वो लोग काउंसलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब बहुत लोगों को क्या होता है, चॉइस फिलिंग का जो रैंक है, जो मतलब चॉइस फिलिंग वो करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर कट ऑफ करते हैं, और उसके बाद बावजूद आपका मॉक सीट एलोकेशन 2 में हो सकता है कुछ नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई मतलब रोने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। बहुत लोगों को मॉक सीट एलोकेशन 2 में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली एक्चुअल राउंड के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आफ्टर 17 जून, मतलब जब आपका चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट आएगा 18 जून में, आपका लॉक करने का एक मतलब ऑप्शन दिखेगा, लॉक करने का, ठीक है। जो भी आप चॉइस फिलिंग करोगे उसको आपका लॉक करने का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप श्योर हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद हालांकि आपको मौका नहीं मिलेगा चेंज करने की, लेकिन लॉक करना मुझे लगता है मतलब 50-50, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। लॉक करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऑटो लॉक हो जाता है, जो भी आप लास्ट तक करोगे चॉइस फिलिंग वो आपका ऑटो लॉक हो जाता है, लेकिन बहुत लोग रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए लॉक कर देते हैं, दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं आपके पास जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का एक जो टाइमलाइन दिया गया है उसको रखा हूँ। मैं आपको बता दूँ, टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमलाइन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो बहुत लोग दिक्कत करेगा। क्या करेगा, जैसे मॉक सीट एलोकेशन देखने को मिला, ठीक है, एक दिन बाद फिर से थोड़ा सा फिल कर लेंगे, लेकिन नहीं, टाइमलाइन देखना है। 17 तारीख का मॉक सीट एलोकेशन 2 आ गया है, आपको जो करना है 17 तारीख के अंदर ही कर लेना चाहिए। 18 जून पे सर्वर में भीड़ रहेगा, हो सकता है आप चेंज नहीं कर पाए सर्वर किस तरीके से, आपका जो सर्वर जो भी आपका जो पोर्टल है, आप जब लॉगिन किए हो सर्वर क्रैश कर गया तो आप क्या करोगे। तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके टाइमलाइन फॉलो करते हुए सब कुछ करके रखना है, रेडी रखना है।
ठीक है। और थोड़ा सा कोशिश करना थोड़ा रात में चॉइस फिलिंग करना, क्योंकि तब क्या होता है सर्वर में लोड कम होता है। तो उस तरीके से आप चॉइस जब रात में चॉइस फिलिंग करोगे तो थोड़ा सा क्या होगा, लोड कम रहेगा, तो आप अच्छे से कर सकते हो काम। ठीक है। जो भी आप टाइमलाइन देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि 18 तारीख का आपका चॉइस फिलिंग जो प्रोग्राम एंड हो रहा है शाम 5 बजे के अंदर। शाम 5 बजे के अंदर आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर 19 तारीख आपका वो लोग थोड़ा सा डेटा वगैरह मैच करेंगे, मतलब जो है रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, वेरिफिकेशन वैलिडेशन करेंगे, और फिर एलोकेटेड सीट्स का वो लोग रिजल्ट दिखाएंगे कितना तारीख को, राउंड 1 जो होगा 23 जून तक। ठीक है, 20 जून आपको देखने को मिलेगा सीट एलोकेशन राउंड 1। राउंड 1 का यहाँ पे देखो, राउंड 1 ये है, राउंड 2 ये अलग से ब्लू कलर में दिया गया है। सब कुछ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब मैं एक मान लो राउंड 1 का स्टार्ट हो रहा है, तब मैं अलग से एक छोटा वीडियो बना के राउंड 1 का सारा डिटेल्स बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स रहेगा। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं कि अपग्रेडेशन ऑफ प्रोग्राम सेक्शन आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। जब मान लो आपका राउंड 1 आ जाएगा, राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा 20 तारीख को, तब आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड है इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करना है देखो, जब भी आपको फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका होगा, अगर आपको कॉलेज मिला राउंड 1 के अंदर, तभी ये सब करना है। कॉलेज अगर नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, जिसको कॉलेज मिलेगा उसके लिए ये रहेगा। ठीक है, जिस टाइम पे कॉलेज मिलेगा, मान लो आपको राउंड 2 में मिला, राउंड 3 में मिला, राउंड 4 पे मिला, किसी भी राउंड पे मिलेगा, तो ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉलेज अगर आपको मिलेगा तो उसके बाद क्या करना है, क्या करना है देखो, आफ्टर प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट, मतलब ये जो चॉइस मिलना, कोई एक चॉइस लग जाना, उसको सीट एलोकेशन में शो करना आपका पोर्टल के अंदर, जब आप लॉगिन करके देखोगे तो उसको ही बोलते हैं प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट। जब आपको एक प्रोविजनल सीट ऑफर किया जाएगा, आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग। व्हाट इज ऑनलाइन रिपोर्टिंग? 1 2 3 4 4 स्टेप है, इसको हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलते हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्ट द सीट, सीट को एक्सेप्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं। मान लो जो लोगों का मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिलता है, मान लो कुछ ऐसा कॉलेज वो भर दिया था ड्यूरिंग कुछ चॉइस फिलिंग जो उसको पसंद था उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद वो रिसर्च वगैरह करके देखा, फिर थोड़ा सा मूड चेंज हुआ, और फिर से जब एलोकेशन आ गया तब सोच रहा है कि ये कॉलेज तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैसे? अब उसके बाद आपको उस कॉलेज में पढ़ना है नहीं पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन अभी उसी टाइम पे जब आपको एलोकेशन मिला है प्रोविजनल, उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, मैं आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का क्या डिटेल्स है, वो डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा उसको मैं आपको बता दूंगा अलग से वीडियो बना के, उसको अपलोड करना है। फिर क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना है। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना चाहिए। यहाँ पे 30,000 हो गया, ये 3,000 लिख दिया, ये 30,000 है। ठीक है, दिस इज 30,000। तो जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है जनरल के लिए 30,000 प्लस 5 मतलब 35,000 जनरल के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट भी आपका बैंक में रखना पड़ेगा, जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट करोगे इन जोसा काउंसलिंग। थर्ड स्टेप है ये। ठीक है, 4 स्टेप ही करना है, ऑल स्टेप शुड बी डन। जो 4th स्टेप है वो है रिस्पॉन्ड टू क्वेरी। मान लो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पार्ट उसमें अपलोड किए उसमें कुछ फॉल्ट है, मान लो पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है, वहाँ से रिस्पॉन्ड किया गया कि मैसेज किया गया आपको कि जो भी फ़ोटो है वो मतलब जो भी आपका डिटेल्स है वो सही से शो नहीं हो रहा है, PDF थोड़ा सा उसका क्वालिटी अच्छा करके भेजो, ऐसा कुछ रहेगा। तो अगर मान लो कुछ ऐसा कुछ मैसेज आया थ्रू वेरिफिकेशन ऑफिसर, तो आपको डेफिनेटली वो रिस्पॉन्स करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। इसलिए मैं फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था आपको कि जो भी SMS वगैरह है, जो भी ऑलवेज चेक SMS एंड ईमेल, जो भी आप ईमेल दिए थे, जो भी आप SMS दिए थे, वो आपको चेक ज़रूर से करके रखना है एकदम थ्रू योर काउंसलिंग प्रोसेस। हमेशा आपको अप टू डेट रहना है, आपको ईमेल और SMS हमेशा चेक करते रहना है, ये आपको करना है।
अब यहाँ पे एक्सेप्ट ऑफ सीट्स में और एक ऑप्शन शो करेगा आपको, फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड। व्हाट इज फ्रीज? फ्रीज मतलब जो भी आपको कॉलेज मिला है, मान लो वो आप चाहते हो लेना और उसको ही फिक्स करना चाहते हो। मान लो आपको आईआईटी बॉम्बे सीएससी मिल गया, आप नहीं चाहते हो आपको कुछ और मिले, तो आप क्या करोगे, उस ऑप्शन को फ्रीज कर दोगे। उसमें एक फ्रीज का ऑप्शन रहेगा, उसको फ्रीज में क्लिक करके ऑप्शन में सिलेक्ट करके रख दोगे। इसका मतलब आप चाह रहे हो कि मुझे और फर्दर काउंसलिंग के अंदर जो भी रहेगा एलोकेशन वो मुझे नहीं चाहिए। मैं ये जो काउंसलिंग में अभी जो एलोकेशन मिला है आईआईटी बॉम्बे सीएससी, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, तो उसको ही मुझे लेना है और उसका फ्रीज कर रहे हो, तो ये है फ्रीज। फ्लोट क्या है? मान लो कोई एक कॉलेज आपको मिला है लेकिन आप चाहते हो उसके ऊपर का जो भी कॉलेजेस है, आप तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भेजे थे, ठीक है, चॉइस फिलिंग किए थे, तो मान लो जो मान लो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपको मिला है। तो अगर आपको फोर्थ ऑप्शन मिला है तो आप चाह रहे हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो भी ऑप्शन है इसमें से कोई एक मिल जाए, तो आप क्या करोगे, फ्लोट करोगे। लेकिन इसके लिए घबराने की बारी मतलब कोई बात नहीं है। जो भी फोर्थ ऑप्शन है वो तब तक सिक्योर रहेगा आपके लिए जब तक आपको फर्दर कुछ ऊपर का कॉलेज ना मिल जाए नेक्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। इसलिए उसको आप फ्लोट कर रहे हो और दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन बिटवीन दिस थ्री, ठीक है। स्लाइड क्या है? फ्लोट इन सेम कॉलेज। स्लाइड इज नथिंग बट फ्लोट इन सेम कॉलेज। मान लो आप जिस कॉलेज में आप अभी, मान लो राउंड में आपको कोई भी राउंड में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में बार बार बोल रहा हूँ, जिस राउंड पे भी आपको मिला कोई भी कॉलेज, ये सब जो भी स्टेप्स में इस स्लाइड में अंदर डिस्कस कर रहा हूँ सब कुछ करना पड़ेगा। तो मान लो आपको राउंड 1, 2, 3 कोई भी एक राउंड पे एक कॉलेज मिला है और ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हो। ड्यूरिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग यू आर एक्सेप्टिंग द सीट एंड हेयर यू हैव टू सिलेक्ट फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। देन व्हाट इज स्लाइड? जिस कॉलेज में आपको अभी मिला है जो भी आपका ऑप्शन, मान लो आपको एनआईटी जालंधर मिला है और उस एनआईटी जालंधर के पास, मतलब आप पंजाब में ही रहते हो और आपका मतलब एक ऐसा चाहत है कि मैं एनआईटी जालंधर में ही पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्लाइड करोगे। आप मान लो एनआईटी जालंधर का आपको मान लो आपका ईसी मिला है या आईटी मिला है, आप चाह रहे हो एनआईटी जालंधर का सीएसी मुझे मिल जाए और उसको आप ऊपर रखे हो ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग, तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, स्लाइड करोगे, क्योंकि आप चाहते हो एनआईटी जालंधर में रहना, लेकिन आप चाहते हो थोड़ा सा अगर ब्रांच अपग्रेड हो गया तो और भी अच्छा रहेगा, तो इसलिए आप स्लाइड करोगे। समझ, आई थिंक मैं आपको समझा पाया। फ्रीज मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपको मिला है उसको ही आपको लेना है, फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आपको फ्रीज करना है। फ्लोट मतलब जिस कॉलेज को आपको अभी मिला है ड्यूरिंग योर फिलिंग ऑफ चॉइस, आप ऊपर का कोई भी कॉलेजेस जो भी है, मान लो आपको फोर्थ ऑप्शन मिला है, 1, 2, 3 नहीं मिला है, आप चाह रहे हो नेक्स्ट राउंड पे आपको मिल जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन चाह रहे हो कि वो जो अभी फर्स्ट राउंड पे या सेकंड राउंड पे या थर्ड राउंड पे जो फोर्थ ऑप्शन मिला है उसको सिक्योर करके नेक्स्ट राउंड पे अगर अच्छा मिले तो उसको लेना है। तो अगर ऐसा एक सिनेरियो बन रहा है आपके लिए, आप ऐसा चाह रहे हो, डिसीजन ऐसा लिए हो, तो फ्लोट करो। स्लाइड मतलब जिस कॉलेज में अभी मिला है आप चाह रहे हो नेक्स्ट राउंड्स के अंदर उस कॉलेज में ही मिले और बेटर ब्रांच जो आप ऊपर रखे हो ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ चॉइस, तो आप स्लाइड करना, ठीक है। ये मैं पूरा फिर से डिस्कस कर दिया। अब क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज फॉर वन टाइम इफ एनीवन अपग्रेडिंग फ्रॉम आईआईटी और आईआईटी टू आईआईटी और एनआईटी टू एनआईटी। तो आईआईटी टू आईआईटी या एनआईटी टू एनआईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। दिस इज ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये इसका ही मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे जो होगा, जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसका जो वेरिफिकेशन होगा वो एक ही टाइम पे होगा। अगर आप आईआईटी टू आईआईटी जा रहे हो या एनआईटी टू एनआईटी जा रहे हो, मतलब मान लो आप अभी आपको आईआईटी मिला है लेकिन आप नेक्स्ट राउंड्स के अंदर आप आईआईटीज ही आपको मिलता है, मतलब हर एक राउंड्स के अंदर अगर मिले तो आपको और फर्दर वेरिफिकेशन नहीं करना है डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है, मान लो आपको अभी एनआईटी मिला है लेकिन ऊपर में आप आईआईटी का कोई ऑप्शंस रखे थे और वो नेक्स्ट राउंड पे मिल गया, तो उसका मतलब आपको एनआईटी टू आईआईटी मतलब आपका एक चेंज हो रहा है ना, इसलिए आपको एक फर्दर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। आपको फिर से आईआईटी के अंदर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको फिर से करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
वेरिफिकेशन के सब डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, आप पढ़ सकते हो। फिर बात क्या है यहाँ पे और भी है, देन फिजिकल वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे देन फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब बहुत लोग सोचेंगे कि एक ही राउंड होगा, नहीं, बहुत सारा राउंड होगा, लेकिन आपके लिए सिनेरियो सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, मान लो राउंड 1 पे मिला, राउंड 2 पे मिला, राउंड 3 पे मिला, कोई भी एक राउंड पे मिला, लेकिन उसके बाद आप अपग्रेड करते जा रहे हो, अपग्रेड करते जा रहे हो, फ्लोट करते जा रहे हो, और उसके बाद आप एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके रेडी रखे हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो चुका है, तो इसके बाद लास्ट जो राउंड हो जाएगा, राउंड 5, उसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन। मतलब जिस राउंड पे ही आपको कोई भी ऑप्शन मिला, उस राउंड पे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो हम बोल रहे हैं कि सीट एक्सेप्ट करना, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फिर रिस्पॉन्स करना, कोई अगर क्वेरी आए तो ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। जब ही कॉलेज मिलेगा तभी ये करना पड़ेगा, ठीक है। और एक ही टाइम, वन टाइम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप NIT टू IIT फिर से फर्दर जा रहे हो नेक्स्ट राउंड्स, तो आपको फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता है जोसा के अंदर, डायरेक्ट आता है फिजिकल वेरिफिकेशन। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विथड्रॉयल के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। सेकेंड राउंड से स्टार्ट हो रहा है और 28 जून से सेकेंड जुलाई तक चलेगा IIT के लिए, राउंड 1 टू राउंड 4। क्योंकि IIT के लिए क्या होता है, राउंड 5 इज द लास्ट राउंड, सो राउंड 4 उसके आगे, उसका पहले जो राउंड होता है उस तक ही आप विथड्रॉयल कर सकते हो। और NIT के लिए 1 to 5 ये लिखा हुआ है, 1 to 5, लेकिन आप NIT के लिए फर्दर भी कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जोसा। ऐसा बोला जाता है कि फर्दर भी होता है, आपका विथड्रॉयल चालू रहता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, 1 to 5 के अंदर ही कर लेना है। पार्शियल एडमिशन फीस जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए पेमेंट करना है। मतलब जब आपका काउंसलिंग खत्म हो गया, जोसा खत्म हो गया, राउंड 5 खत्म हो गया, IITs के लिए कोई भी पार्शियल एडमिशन फीस की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, IITs के लिए कोई भी पार्शियल एडमिशन फीस, कोई भी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट है NIT प्लस सिस्टम के लिए, NIT या IIIT या IIST या GFTI, उसके लिए रिक्वायरमेंट है पार्शियल एडमिशन फीस। इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NIT प्लस सिस्टम। मान लो आप NIT प्लस सिस्टम में आने वाले दिनों में एडमिशन लेना चाहते हो और आपको कुछ कॉलेज मिल भी गया थ्रू जोसा काउंसलिंग, और जोसा काउंसलिंग ख़त्म भी हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, जब ख़त्म हो चुका है आपका एक पोर्टल के अंदर फॉर NIT प्लस सिस्टम, कुछ दिनों बाद आपका एक ऑप्शन खुलेगा, वो है पार्शियल एडमिशन फीस का। पार्शियल एडमिशन फीस मतलब क्या है, आपको एक पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। हाउ मच, 45K आपको देखने को मिलेगा फॉर अदर्स, और 20K आपका देखने को मिलेगा ST ST एंड PWD के लिए। पेमेंट विल बी इन जोसा पोर्टल। सिमिलरली जैसे आप किए थे सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट, उस तरीके से ही आप पार्शियल एडमिशन फीस भी पेमेंट करोगे, लेकिन ये होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स इन जोसा काउंसलिंग। उसके बाद ही आपका पोर्टल में एक लिंक आएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो ये होने के बाद आपका फर्दर और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपको NIT मिला है तो आप NIT में जाके पर्टिकुलर जो NIT है, जो मान लो आपको NIT दुर्गापुर मिला है तो आप NIT दुर्गापुर में जाओगे, उसका जो भी लिंक है, मतलब जो भी NIT दुर्गापुर का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाके आप फर्दर देखोगे किस दिन पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है, कुछ नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको आपको फिजिकली हार्ड कॉपी लेके, ओरिजिनल फॉर्म पे लेके, और साथ ही साथ कुछ फोटो कॉपी वगैरह लेके आपको जाना पड़ेगा। जिस दिन आप एडमिशन लोगे, जिस दिन आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, 2-3 दिन आगे ही, पहले आपका जिस दिन हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह होगा, उस दिन ही आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। वो आपका जिस पर्टिकुलर NIT में आप जाना चाहते हो या IIT में जाना चाहते हो, उसके पोर्टल पे आपको विजिट करते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बारे में मैं डिटेल्स देता हूँ। हर एक IITs में प्रीवियस ईयर कवर किया था। हर एक IIT, ईच एंड एवरी IIT में प्रीवियस ईयर कवर किया था। किस दिन क्या काउंसलिंग के बाद किस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बारे में IITs के ऊपर मैं वीडियो लाया था। और NIT दुर्गापुर के भी मैं कवर करता हूँ। IEST शिवपुर जो मेरा कॉलेज है, उसमें भी मैं कवर करता हूँ किस दिन आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है। तो इस सब के लिए आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जो ये वीडियो पूरा नहीं देखेगा वो लोग बहुत कुछ मिस कर रहा है, और उनको आधा अधूरा नॉलेज होगा, और आधा अधूरा नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, आपको पता ही होगा।
डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत है, क्लास 10 सर्टिफिकेट या क्लास 10 मार्कशीट, कोई भी एक आपका होगा तो चल जाएगा। आधार कार्ड भी हो सकता है। ये एज अ DOB चेकिंग, मतलब डेट ऑफ बर्थ चेकिंग के लिए ये दिया जाता है, मतलब लिया जाता है, चेक किया जाता है। क्लास 12 मार्कशीट स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। मतलब बेसिकली जो भी आप होम स्टेट है आपका, मान लो आप वेस्ट बंगाल का होम स्टेट से हो, मतलब वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है उससे आप क्लास 12 किए हो या इक्विवेलेंट एग्जाम किए पास किए हो, तो उसको देखने के लिए ये मार्कशीट दिया जाता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आपका कोई भी कैटेगरी है तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट। और याद रखना फॉर EWS यहाँ पे 1 अप्रैल के बाद, और OBC के लिए भी 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बना होना चाहिए, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। क्रॉस्ड बैंक चेक आपका रहना चाहिए, या बैंक पासबुक या फोटोकॉपी, ये भी आपका रहना चाहिए। आपको मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे पहले ये ख़त्म कर लूँ, उसके बाद एडमिट कार्ड आपका चाहिए JEE मेंस का NIT+ सिस्टम के लिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, आप चेक कर सकते हो। बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ कुछ लगेगा, जो भी आप JEE मेन के टाइम पे दिए थे वो रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसा नहीं भी है तो डेफिनेटली JEE मेन का क्राइटेरिया जो था बैकग्राउंड वो उस तरीके से वाइट वगैरह होगा, ऐसा कुछ जो डिटेल्स था उसको ध्यान में रखते हुए आप डेफिनेटली कुछ फ़ोटोकॉपी बना लेना, अगर आपको JEE मेन का टाइम का फ़ोटोज़ नहीं है तो, ठीक है। तो कुछ फ़ोटोज़ बना के रखना, पासपोर्ट साइज ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 7 डॉक्यूमेंट्स है ये आपका लगने वाला है। अब इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे दोगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं आपको यहाँ पे टिक दे देता हूँ, ठीक है। जो भी आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ देर पहले डिस्कस किया, वहाँ पे आपको जो भी लगने वाला है वो क्या क्या है मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। क्लास 10 क्लास 12 ये 2 मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका क्रॉस्ड बैंक चेक जो है। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप नहीं भी दे सकते हो, अगर आप मान लो 1 अप्रैल के बाद का नहीं है तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे एक परफॉर्मा वगैरह रहेगा तो उसको भी फिल कर सकते हो। उसके साथ साथ क्रॉस बैंक चेक और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जो कुछ डॉक्यूमेंट में जो जहाँ पे टिक किया ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कोई भी राउंड्स पे अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली ये जो भी मैं टिक किया ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, इट इज़ मैंडेटरी। अगर आपका नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए डेफिनेटली इस पर्टिकुलर जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसको बना के रखना, डेफिनेटली बना के रखना, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं करना है। और मेडिकल सर्टिफिकेट लिए तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कैटेगरी EWS सर्टिफिकेट लिए वीडियो बना चुका हूँ। क्रॉस बैंक चेक कैसे होता है मैं आपको दिखा दूंगा, एक अगर आप रिक्वेस्ट करोगे मैसेज करना, मैं आपको फ़ोटो वगैरह भेज दूंगा, और आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो व्हाट इज़ क्रॉस बैंक चेक, कैसे दिखता है। मतलब ऐसा एक क्रॉस करके आपको लिख देना है इट इज़ कैंसल्ड, ऐसा कुछ लिख देना है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फिर इस अगर आप क्रॉस बैंक चेक नहीं दे रहे हो तो आप कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे पासबुक भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो भी टिक करके मैं डॉक्यूमेंट रखा हूँ 1 2 3 4 एंड 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग मतलब क्या है, कोई भी राउंड्स में अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, इट इज़ मैंडेटरी। तो डेफिनेटली ये जो भी टिक किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है इसको बना के डेफिनेटली रख देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, देखते हैं क्या है। दिस इज़ द एंड, और ज़्यादा डेटा यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। और अगर कुछ जानना है आप डेफिनेटली जान सकते हो, अगर आपको कोई भी कमेंट करना है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। और बात करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एक डेफिनेटली थैंक यू तो आपको बोलना ही पड़ेगा, आप इतना तक अगर आप वीडियो को देख चुके हो तो लास्ट तक, और सब्सक्राइब कर देना, ये मेरे एंड से आपको रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए ये पूरा जो चैनल है सिर्फ बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जोसा के हर एक कंटेंट मिल जाएगा। मैं जोसा प्रीवियस 3 ईयर्स से कवर कर रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हो। बहुत सारा कट ऑफ रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलेगा, कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है।
अगर आपको जोसा का कट ऑफ चेक करना है, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, डायरेक्ट लिंक, जहाँ पे क्लिक करके आप जोसा का करंट फ्रेश कट ऑफ देख सकते हो प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ऐसा बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट ज़रूर से करना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आपको बहुत सारा चीज़ जानने को मिला होगा, और जो भी इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, वेरी वेरी थैंक यू।